हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका हम जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करेंगे। देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जेडब्ल्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। कंसेप्ट आपको सीखना है और मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाना है। तो बच्चों, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन थे, इसलिए इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 में सॉल्व करूंगा। दोनों पार्ट आपको साथ साथ मिल जाएंगे। तो आज है पार्ट 1। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा है। द फॉलोइंग लैगेंड इज, तो इस लैगेंड की डेंसिटी पूछी है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये लैगेंड कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बच्चों देखिए, यहां पर ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर ये देगा, एक ये देगा, एक ये नाइट्रोजन देगा और एक ये नाइट्रोजन देगा। टोटल जो है 4 एटम है जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होने वाली है, टेट्राडेंटेट। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर पूछा है ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर क्या होने वाला है। ठीक है, और बच्चों ये इसमें जो सारे के सारे लैगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड है। तो अब हमें ये देखना है कि कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी मेटल में, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पता करेंगे। तो यहां मैंने एक टेबल लिखी है, टेबल में सारे आयन की ऑक्सीडेशन नंबर लिखी है। तो बच्चों यहां पर जितने भी, जैसे वेनेडियम है तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +2। तो +2 के हिसाब से टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। ठीक है, और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है T2g ऑर्बिटल में जाएंगे। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होने वाला है, 3 पॉइंट समथिंग, है ना। उसी तरह Cr2+ है, जैसे हमारे पास CrNH36 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है Cr+2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर, 4, 3d4। तो 3d4 को हम किस तरह से अरेंज करेंगे, चारों के चारों नीचे। उसी तरह जो है Ru की बात करें तो Ru का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर, d5 यानी सबके सब क्या है, 2tg ऑर्बिटल में आएंगे। यहाँ पर F2+ है, कितना होगा बच्चों, 3d6, सारे के सारे 2tg ऑर्बिटल। यहाँ पर बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन 2tg ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। 2tg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्यों गए, क्योंकि सारे के सारे लैगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड। अब बच्चों हमें देखेंगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका ऑर्डर होगा VCrRuNFe2+, VCrRuNFe2+, यानी आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 है, द कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है बच्चों कैंसर। तो इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है सिस्प्लाटिन। तो ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ये कई बार पूछा भी गया है ना। 4, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एनायनिक एंड कैटायनिक स्पीसीज ऑफ FeH2O6 का होल ट्वाइस और FeCN6, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो आयरन है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उनमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होने वाला है। तो बच्चों FeH2O6 है ना, और यहाँ पर है 2। तो यहाँ पर जो आयरन है वो 2 कैटायन बना सकता है, यानी H2O6 यहाँ पर +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है ना। तो +2 और +3 मैं दोनों लिख रहा हूँ, +2 एंड +3। ठीक है बच्चों, तो देखो जब हम +2 की बात करते हैं तो कितना होने वाला है, 3d6, और जब हम +3 की बात करते हैं तो कितना होगा, 3d5। 3d6 में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d5 की बात करें तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, 4.9, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, 5.92। ठीक है, अच्छा F के साथ बच्चों H2O जुड़ा है, यानी वीक फील्ड लैगेंड है, वीक फील्ड लैगेंड। तो वीक फील्ड लैगेंड के हिसाब से F2 इज मोर स्टेबल देन F3, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम कितना काउंट करेंगे, 4.9, जब ये अपनी कैटायनिक स्पीसीज में होगा। अब बात करते हैं FeCN6 की, FeCN6। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें माइनस लगाना है, तो एक बार हम लगाएंगे -4। तो -4 के हिसाब से Fe कितना होने वाला है बच्चों, +2, और दूसरी तरफ हम लगाएंगे FeCN6 और -5। तो -5 के हिसाब से, सॉरी -3,
तो -3 के हिसाब से Fe कितना होगा प्लस, ऐसे होने वाला है। ठीक है, तो हमने ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाया, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाया है ना। तो अभी भी आयरन जो है यहाँ पर बच्चों +2 और +3 की फॉर्म में, तो +2 में कितना होगा बच्चों वही 3d6 और +3 में होने वाला है 3d5, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होने वाला है बच्चों 1 पॉइंट समथिंग, है ना। अच्छा अब देखो कैटायन के हिसाब से जो मैग्नेटिक मोमेंट है 4.9 और जो एनायन के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट है 1 and 0, लेकिन 1 का ही दे नहीं रखा तो बचा क्या 0, यानी 4.9 and 0 आंसर होने वाला है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ CrH2O6 + 3r। डिजेनरेट ऑर्बिटल मतलब जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो यहाँ पर बच्चों ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसमें जो d ऑर्बिटल होता है उनमें 2 तरह के ऑर्बिटल डिजेनरेट होते हैं, एक होता है dx² - y² और dz², और एक होता है बच्चों dxy dyz और dzx। ठीक है, तो देखो कौन सा मैच कर, ये वाला dzx और dyz की एनर्जी सेम होगी, इसलिए हम इनको बोलेंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है कि कॉपर सल्फेट 5H2 में कितने वाटर मॉलिक्यूल है जो कि डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं होते कॉपर आयन से, तो बच्चों इसमें आंसर आता है 1। जब आप कॉपर सल्फेट 5H2 बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए कॉपर सल्फेट एंड 5H2, तो 1 2 3 और 4 तो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और बच्चों एक H2O देखो ये वाला H2O बाहर रहता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है, भले आपको 5 H2O दिख रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाएंगे, केवल 4 बनाएंगे, तो एक छूट जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी वही कंपाउंड शो कर सकता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अगर आप ए बी और डी को देखो तो सारे के सारे बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन अगर आप सी को देखो तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं होगी, तो सी की जो मिरर इमेज होगी वो इसका एक एनहांसर बनाएगी, तो इसीलिए जो है सी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो क्या देखा हमने यहाँ पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, एक ये और एक ये और एक ये। पूछा है कि बच्चों इनमें से वेवलेंथ यानी लाइट को एब्जॉर्ब करने का क्या ऑर्डर होना चाहिए, है ना। 3 टाइप के लाइगेंड है, एक लाइगेंड है H2O, दूसरा लाइगेंड है NH3 और तीसरा लाइगेंड है Cl, है। अच्छा, अगर हम तीनों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो Cl सबसे कम करेगा, H2O उसके बाद और NH3 उसके बाद स्प्लिटिंग करेगा ना। जो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है डेल्टा O, तो वो इस तरह है, यानी ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये कम एनर्जी, ये और कम एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी का ये पैटर्न है। यानी जो हमारे पास एनर्जी होती है, ये जो E होता है वो वेवलेंथ के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब Cl ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, फिर H2O, फिर NH3, तो आंसर हो जाएगा बी। तो बच्चों एनर्जी और वेवलेंथ का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड को लगाया, उसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आगे पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटीज ऑफ ए लिगेंड। ये लिगेंड दे रखा है, जब ये लिगेंड बच्चों किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ और इनर ट्रांजिशन मेटल के साथ कंबाइंड होता है तो डेंसिटी में कुछ अंतर आता है या एक जैसी होती है। ये किस तरह से होता है, तो बच्चों जो ट्रांजिशन मेटल है उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, तो +3 के हिसाब से इनकी डेंसिटी हो जाएगी 6। उसी तरह जो इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, तो इनकी डेंसिटी हो जाएगी 8, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 6 and 8।
यानी डी। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीसीज दैट कैन हैव ट्रांस आइसोमर। अच्छा, ट्रांस आइसोमर कौन बनाता है? सिस और ट्रांस, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहा है। तो यहां पर बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो सी कैसे बनाएगा? देखो यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है पीटी। पीटी को आप इस तरह लिखोगे, है ना। तो एक बार जो है ये सीएल इधर आएगा, एक बार सीएल, और ये ईएन, ठीक है बच्चों, और ये ईएन। ये क्या होगा? ट्रांस। ठीक है, देखो ट्रांस बन गया। और जब आपको इसको सिस बनाना होता है तो आप कैसा करोगे? देखो, तो ईएन और ईएन इस तरह ले आओ, और सीएल को पास में ले आओ, तो ये हो गया सिस। तो ये हो गया सिस और ये ट्रांस। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अगर सारे स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ोगे तो जो ए स्टेटमेंट आएगा वो इनकरेक्ट होगा, यानी हमारा आंसर ये होने वाला है। पूछ रहा है बच्चों कि जेमस्टोन रूबी हैज ए क्रोमियम आयन। यस, लेकिन आगे पूछ रहा है कि ये जो क्रोमियम आयन होता है वो बिराइल की साइट में प्रेजेंट होता है, जबकि बिराइल का फॉर्मूला अलग होता है और बच्चों रूबी का फॉर्मूला अलग होता है। जो बिराइल का फॉर्मूला होता है वो होता है Be3Al2Si6O18, ये बिराइल है। जबकि हमारा जो जेमस्टोन रूबी होता है वो होता है Al2O3 कोरेंडम। तो ये स्टेटमेंट मैच नहीं करता है। बाकी आप सारे स्टेटमेंट देखोगे तो एकदम आपको परफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल बी। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये पता करना है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बच्चों देखो Fe जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है यहाँ पर, जबकि निकल जो है यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो दोनों के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ पर दोनों का स्प्लिटिंग पैटर्न लिख देता हूँ। देखो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा तो 3d6, ऊपर Eg नीचे T2g। उसी तरह Ni का ऑक्सीडेशन नंबर +2 3d6, ऊपर T2g और नीचे Eg। ध्यान रखना टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग पैटर्न जस्ट ऑपोजिट होता है। अब देखिए यहां पर जो है Eg ऊपर है तो यानी -0.6 इंटू 2 इक्वल टू 1.2 प्लस का आएगा, ठीक है। नीचे माइनस आएगा -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना होगा बच्चों? 1.6। तो माइनस के 1.6 प्लस के 1.2 टोटल कितना हुआ बच्चों? 0.4। किसके? माइनस के 0.4, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए ऊपर जो है +0.6 इंटू 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, प्लस के 2.4, नीचे है -0.4 इंटू कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया बच्चों? माइनस के 1.6। तो कितना हो रहा है बच्चों यहाँ पर? प्लस के 0.8, ऐसा हुआ, ठीक है। तो -0.4 एंड प्लस 0.8 आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा बी। समझ में बात आ गई? चलो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ये पूछा है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स अपनी एनर्जी को लूज करेगा जब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा। तो यहां पर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो जब वो +2 से +3 में जाएगा, यानी M+2 से जब वो M+3 में जाएगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, यानी पहले ज्यादा एनर्जी होगी उसके बाद कम एनर्जी होगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, पहले ज्यादा बाद में कम। तो हमने एनर्जी को कैलकुलेट करके ये देखना कि पहले ज्यादा किसके पास थी और उसके बाद कम किसके पास होगी। तो यहां पर बच्चों आंसर निकल के आता है डी। अब डी कैसे हुआ देखो, यहां पर जो है Fe2+, ठीक है। तो Fe2+ के हिसाब से यहां पर जो लाइगेंड है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड यानी एनर्जी ज्यादा होगी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? नीचे T2g ऑर्बिटल में। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे? 3d6। तो जब Fe2+ होगा तो 3d6 के हिसाब से -0.4 इंटू 6 इक्वल टू कितनी है बच्चों? -2.4, ठीक है। इसकी एनर्जी इतनी है। जब ये Fe3+ में आएगा तो 3+ में क्या होगा? 3d5, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो -0.4 इंटू 5 इक्वल टू -2.0। देखो 2.4 से 2.0 में आ गया,
तो एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा डी। ठीक है, बाकी और के लिए भी सेम कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वहां पर ऐसा कंसेप्ट नहीं आएगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन ईजी में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि कोई हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है और उसके आप दो एक्सियल लाइगेंड रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ बोथ एक्सियल लाइगेंड, तो जो उसके बाद स्प्लिटिंग पैटर्न निकल के आएगा वो ऐसा। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है M1 2 3। तो बच्चों ये वाले लाइगेंड, ये वाले जो लाइगेंड है उनको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइगेंड, और ये लाइगेंड कौन सा, एक्सियल। तो ये इनको रिमूव करने की बात कर रहा है। अगर ये रिमूव हो जाएंगे तो जो नया कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा वो बनेगा बच्चों स्क्वायर प्लेनर। ये तो बार पहले था ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद बना स्क्वायर प्लेनर। और बच्चों हमारे पास जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें स्प्लिटिंग पैटर्न कैसे होता है, देखो इस तरह का, डी एक्स वाई जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अगर एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो आंसर आएगा बच्चों ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है द कंपाउंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, लेड यानी पीबी पॉइजनिंग। तो यहां पर आंसर आता है बच्चों ईडीटी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूज में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल की पॉइजनिंग में काम आते हैं। जैसा अगर मैं बात करूं बच्चों डी पेनिसिली अमीन, तो डी पेनिसिली अमीन जो है कॉपर पॉइजनिंग में काम आता है। सिस्प्लाटिन जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। डेसफेरोक्सामाइन बी जो है आयरन पॉइजनिंग में काम आता है। और ईडीटीए की बात करें तो ये लेड पॉइजनिंग में काम आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 16 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO and Al इन दिस एंड दिस कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना हमने, तो देखो COCl और En का होल ट्वाइस है, ठीक है बच्चों, और Cl बाहर है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखते हैं कि बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड कितने हैं। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है यानी एक साइड से जुड़ेगा। En बच्चों बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड है, दो जुड़े हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो दोनों मिलके कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 5। ठीक है, अब K3 करें, K3Al C2O4 का होल 3। अच्छा C2O4 बच्चों एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड कितने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 5 और 6 यानी डी। 17 टू कॉम्प्लेक्स ये और ये आर वायलेट एंड येलो कलर रिस्पेक्टिवली, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ठीक है बच्चों, देखो जो Cr है इसके साथ तो वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा है, तो वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा है तो बच्चों स्प्लिटिंग एनर्जी जो है कम होगी, है ना, T2G सॉरी Eg एंड T2G। लेकिन Cr के साथ NH3 जुड़ा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहां पर जो स्प्लिटिंग होगी वो ज्यादा होगी, T2G और Eg के बीच गैप कम होगा। तो बच्चों जहां गैप कम होता है वहां एनर्जी कम एब्जॉर्ब होती है, और जहां गैप ज्यादा होता है वहां एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आंसर होता है हमारा वो आता है बच्चों सी। डेल्टा ओ वैल्यू A and B आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनर्जीज ऑफ वायलेट एंड येलो लाइट। अच्छा, जो वायलेट है बच्चों उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये वाला वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो जो है ट्रांसमिट करेगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो येलो को एब्जॉर्ब करेगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 18 पूछा है द कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हमने जो है ये देखना है कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप है T2G और Eg में वो हाईएस्ट किसके लिए है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो इस एनर्जी गैप को ज्यादा करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो M के साथ 1 2 3 4 अलग अलग टाइप के लिगेंड जुड़े हैं, यानी ये इस तरह का M A B C D।
ठीक है बच्चों। तो जो MABCD है, 4 अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं और साथ में स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों ये टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता है। ठीक है, एक तो ध्यान रखना है। दूसरा देखो, इसके साथ ऐसे लिगेंड जुड़े हैं जो लिंकेज आइसोमर भी कर सकते हैं। तो बच्चों जो HCN है वो 2 लिंकेज आइसोमर बनाएगा और जो NO2 है वो भी 2 लिंकेज आइसोमर बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस 2 लिंकेज आइसोमर, तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे बच्चों? 12। तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आ जाओ 20, विल्किंसन कैटलिस्ट। ये बताया था आपको ना, विल्किंसन कैटलिस्ट ये वाला होता है बच्चों, है ना। और इसका नाम है देखो क्लोरिडोट्रिस। क्लोरिडोट्रिस, ट्रिस क्या है? ट्रिस क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये 3 बार है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और रोडियम RH। उसके बाद है 21। क्वेश्चन जितना बड़ा है उसका आंसर उतना ही आसान है। ए रिएक्शन कोबाल्ट क्लोराइड एंड इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन जो है 2 मोल और कोबाल्ट क्लोराइड 1 मोल लेंगे। तो बच्चों यहां पर 2 आइसोमर बनेंगे, एक का कलर वॉलेट होगा और दूसरे का कलर ग्रीन होगा। ए कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बट बी ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर दे हैव। तो यहां पर बच्चों आंसर आने वाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिंपल सी बात है, क्योंकि कलर वहीं पर प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो किस तरह से होगा। जब आप कोबाल्ट क्लोराइड की COCl2, है ना, कोबाल्ट क्लोराइड हुआ, और कोबाल्ट क्लोराइड का 1 मोल प्लस इथाइलिन डाइअमीन यानी CH2NH2 एंड CH2NH2। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन, इसकी रिएक्शन कराओगे बच्चों तो इसके आप 2 मोल लोगे, इसके 1 मोल लोगे, तो इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। देखो COEN का होल ट्वाइस एंड Cl, ये वाला, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और बच्चों जब इसको आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओगे तो ऐसे कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। देखो EN EN EN। तो ये हुआ बच्चों हमारा ट्रांस, ये ट्रांस हुआ, और ये हुआ सिस। सिस के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बन सकता है एक, ठीक है, लेकिन ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकता। तो वही पूरी कहानी ये बोल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर सी। 22, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ TH थोरियम इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ही पता करना है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, टोटल लिगेंड कितने यहाँ पर 4 है, तो 4 × 2 यानी ये 8 बॉन्ड बनाएगा। OH2 यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों? 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है कितने लोन पे डोनेट हो सकते हैं? 8 और 2 10। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 23। ये पूछ रहा है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है CO2CO8, इसमें CO कितने बॉन्ड है और CO कितने ब्रिजिंग बनाएगा, है ना, लिगेंड के साथ। तो बच्चों ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा इसका, इस तरह का। CO देखो 1 2 3 और 3 इधर 6 और 2 ऊपर 8, हो गए 8। तो CO ये कितना है? 1, और ब्रिज कितने हैं बच्चों? 2। तो क्या होगा? 2N1। ब्रिजिंग लिगेंड 2 हैं और CO बॉन्ड कितने हैं? 1 है। तो आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद पूछा है Mn2CO, अगेन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसकी वजह से होते हैं? मेटल और कार्बन की वजह से होते हैं। तो देखो जो यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बच्चों हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, MnNC। उसके बाद आ जाओ 25 पे, द मेटल d ऑर्बिटल दैट आर डायरेक्टली फेसिंग लिगेंड दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये बच्चों कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 2 टाइप के लिगेंड होते हैं, एक लिगेंड जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं और एक लिगेंड जो अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अलोंग द एक्सिस यानी डायरेक्टली फेस करते हैं लिगेंड को। तो 2 ही टाइप के लिगेंड होते हैं, dx² - y² एंड dz²। कहीं दिख रहा? ये बी आंसर हो जाएगा। 26, द पेयर ऑफ मेटल आयन that can give a spin only magnetic moment 3.9
फॉर द कॉम्प्लेक्स। अच्छा 3.9 मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आंसर निकल के आता है B2NCO+2 यानी C। तो देखो कैसे आया था, CO+2 D7, तो T2G में 5 और EG में 2। ठीक है, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 3, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 3.9। Fe2+ में D6 है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो गया। इसमें भी बच्चों देखो ऐसे है Cr+2 में। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 3 और 3 किसका होगा? केवल प्लस का और CO+2 का, बाकी किसी का नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर 3 है, तीनों के तीनों T2G में आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा C। 27, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल होमोलेप्टिक Mn+2 कॉम्प्लेक्स इज 5.9, द सुटेबल लिगेंड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों ज्यादा होता है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इसका मतलब वहां पे एक वीक फील्ड लिगेंड काम कर रहा है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो एनर्जी गैप कम होगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा पाएगा। तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है? ये वाला NCS-। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है Cr की, इस कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स में। देखो फर्स्ट वाला पकड़ो, तो यहां पर Cr 3 माइनस काउंटर आयन से जुड़ा है, और H2O जो है एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। यहां पर बच्चों Cr के साथ कोई भी काउंटर आयन नहीं है और यहां पर न्यूट्रल लिगेंड है, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। यहां पर देखते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Cr को x मान लो, यहां पर Cn के पास कितना होता है बच्चों? -1 होता है, तो हो जाएगा -2, क्योंकि 2 Cn है, प्लस O2, ये सिंगल O है, तो बच्चों सिंगल O पर कितना चार्ज होता है? -2, तो 2 × -2। ठीक है, उसके बाद प्लस यहां पर जो O2 है, O2 क्या? पेरोक्साइड आयन है, तो पेरोक्साइड आयन में कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है, तो -2 यहाँ। ठीक है, प्लस NH3 में कितना चार्ज होता है? 0 होता है, और लास्ट में आएगा -2। टोटल माइनस कितने हैं बच्चों? देखो 4, 2 6, 2 8। ठीक है, तो हो जाएगा x - 8 = -2, तो हो जाएगा x = +6। तो आंसर हो जाएगा बच्चों +6, यानी C +3 0 and +6। बाकी क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। पार्ट 2 का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।